चांदनी चौक में सीलिंग रोकने वाले सभी स्टे ऑर्डर 31 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। अब स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर को, तो क्यों नहीं होना चाहिए आपकी दुकान को सील? मेरी दुकान को सील इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे से कमर्शियल कन्वर्जन चार्ज डिप्टी कमिश्नर एमसीडी ने मांग के लिया हुआ है। पूरा पेपर फोटो के साथ, अब पेपर के साथ सारी चीजें लगा रखी थी, चर्चा में। अच्छा। उसके बाद भी वो बोलते कि आप सब बाहर निकलो, हम सील करेंगे। पूरी टीम आई थी प्रॉपर करके, उन्होंने 10 से 15 मिनट का टाइम दिया होगा। बाकी उसके बाद उन्होंने सबको बाहर निकाला और वो अपने सील करके चले गए। हमारे पिताजी, हमारे घर परिवार सब आरएसएस से जुड़ा हुआ है। हाँ। और ये समझो कि इतनी परेशानी महसूस कर रहा है आम आदमी और हम लोग, जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसके बारे में। काम वैसे ही अभी डाउन है। काम है ही नहीं सर, सीजन का टाइम है, बिल्कुल पीक सीजन टाइम होता है इस टाइम। मार्केट आप देखो, आप आए कुछ दिखा आपको, मार्केट सारी खाली पड़ी है मार्केट है। बिल्कुल डरा हुआ है कि कभी भी किसी को भी नोटिस आ जाए। व्यापार करना मुश्किल हो गया हम लोगों का भी। हम व्यापार करें या मतलब कि डर में जिए। चांदनी चौक के व्यापारी मुश्किल में हैं क्योंकि चांदनी चौक में बड़े पैमाने पर सीलिंग की आहट सुनाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए एमसीडी को आदेश दिए हैं कि एमसीडी ने जो सीलिंग ऑर्डर जारी किए हुए हैं उस पर वो आगे बढ़े। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एमसीडी ने जो प्रॉपर्टी को सील करने के लिए वे अपनी तरफ से सीलिंग ऑर्डर जारी किए हुए हैं उस पर आगे बढ़े, प्रॉपर्टी को सील करे। और अगर कहीं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीलिंग पर रोक लगाई है या फिर एमसीडी एपेलेट ट्रिब्यूनल ने सीलिंग पर रोक लगाई है तो वो सभी आदेश, वो सभी स्टे ऑर्डर 31 दिसंबर के बाद निष्प्रभावी हो जाएंगे। यानी कि 31 दिसंबर के बाद कहीं पर भी अगर कोई सीलिंग पर रोक लगी हुई है तो वो खत्म हो जाएंगे और चांदनी चौक में बड़े पैमाने पर सीलिंग का रास्ता साफ हो जाएगा। चांदनी चौक में सीलिंग रोकने वाले सभी स्टे ऑर्डर 31 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक की समय सीमा दी है कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आपत्ति है तो वो अदालत सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। अब आपको याद होगा, मैंने पिछले महीने आपको दिखाया था कि चांदनी चौक के कटरा नील में एमसीडी वाले आए थे सीलिंग करने के लिए। 2 दुकानें उन्होंने सील भी कर दी थी और बाकी दुकानें वो सील नहीं कर पाए थे क्योंकि व्यापारियों ने जो है यहाँ पे हंगामा कर दिया था, पूरा बाजार बंद कर दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है तो व्यापारी क्या कह रहे हैं, आइए कटरा नील में व्यापारियों के पास चलते हैं। ये कपड़े का मार्केट है। कटरा नील में मैं गली घंटेश्वर में हूँ। यहीं पर मैं पिछली बार आया था, 2 दुकानें सील हुई थी और बहुत सी दुकानों को नोटिस था, लेकिन एमसीडी कार्रवाई नहीं कर पाई थी। दुकानदारों ने यहाँ पर हंगामा कर दिया था। अब मेरे साथ व्यापारी हैं। क्या नाम है जी आपका? वकुल ढींगरा। आपको नोटिस आया हुआ है? जी, मुझे नोटिस आया हुआ है और स्टे लगा हुआ है? स्टे मिला हुआ है। अच्छा, तो अभी आपका क्या कहना है कि क्यों आपकी दुकान जो है वो सील नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि 31 दिसंबर को आपका जो स्टे ऑर्डर मिला हुआ है आपको, वो वैकेट हो जाएगा। यानी कि अब स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर को, तो क्यों नहीं होना चाहिए आपकी दुकान को सील? मेरी दुकान को सील इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे से कमर्शियल कन्वर्जन चार्ज डिप्टी कमिश्नर एमसीडी ने मांग के लिया हुआ है। कुछ हम खुद जाके नहीं भरे हैं, उन्होंने हमें डिक्लेरेशन दी हुई है जो कि मेरे ये सामने है। हाँ। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी दुकान कमर्शियल है और आप हमें कन्वर्जन चार्ज भरे। क्या एमसीडी अगर हमसे कोई चीज़ डिमांड से पेमेंट लेती है, हाँ। ये उसकी रसीद है और ये सन 2019 का लिया गया है। 2019 में हमसे मांग के पैसे लिए जाते हैं कन्वर्जन चार्ज के नाम पे और 2021 में हमारे को सीलिंग ऑर्डर इशू किया जाता है जिस पे हमने स्टे लिया है। उसके बाद पिछली कई डेटों से एमसीडी डेट पे डेट लिए जा रही है और कोई रिपोर्ट नहीं दे रही है कि इसको ख़त्म नहीं करना चाह रही है। इसमें हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है वजह क्या है, क्यों इस तरह कर रही है। बट हमने हमारी इस नोटिस के अंदर बहुत क्लियर लिखा है, फादर के नाम शॉप है, मेरे फादर के नाम, और माधवी दीवान जी सुप्रीम कोर्ट में मेरे फादर को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है। 1999 से है और जो 1999 से डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास पूरे हैं। देखिए शॉप हमारी है 1987 से। ठीक है, कपड़े का ही काम है आपका? कपड़े का ही काम है, तब से कपड़े का काम है। 99 तक के हमारे पास पेपर्स थे जिसमें हमने प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल भरा हुआ है, बिजली का मीटर जो वो कमर्शियल है, हमारा माल कपड़े परचेज सेल के बिल, ट्रांसपोर्ट की रिसीट्स, और हम बकायदा स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ दिल्ली के अंडर प्रोटेक्टेड हैं।
हमारी गली जो है वो डिक्लेयर्ड पीएसएस है, मेरी शॉप ग्राउंड फ्लोर पे है और ये PSS मतलब क्या हुआ दर्शक के पास पेडेस्ट्रियन शॉपिंग स्ट्रीट, अच्छा जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से वैलिड है, अच्छा। हम कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। मैं जो समझ पाया हूँ आप ये कह रहे हैं कि आपका जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल रहा होगा, लेकिन उसको जो है कमर्शियल में कन्वर्ट कराने के लिए एमसीडी आपसे चार्ज ले चुकी है, यही कह रहे हैं आप? मैं आपको कन्वर्जन चार्ज नहीं, वो अगर रेजिडेंशियल रहा भी होगा हाँ। आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले, एमसीडी ने 2021 के मास्टर प्लान के अंदर उसको नोटिफाई किया है पीएसएस। अच्छा पूरी गली घंटेश्वर, हाँ कृष्णा गली, ये पीएसएस डिक्लेयर्ड है। ठीक है वो एमपीडी 2021 के अंदर बकायदा लिखा हुआ है, 85 नंबर पॉइंट पे गली घंटेश्वर मेंशन्ड है कि गली घंटेश्वर पीएसएस है एंड वी आर अ पार्ट ऑफ गली घंटेश्वर। ठीक है, आप ये कह रहे हैं आपको रेगुलराइज करने के लिए एमसीडी आपसे चार्जेस ले चुकी है? यस, हमने वो चार्जेस 2019 खुद जाके नहीं भरे, मैं दोबारा कहूंगा कि ये कोई सेल्फ असेसमेंट में नहीं भरे, हाँ। ये बकायदा डिप्टी कमिश्नर, उनका नाम है मिस वेदिता रेड्डी, माननीय डिप्टी कमिश्नर ऑफ उस समय पे जो होंगी उन्होंने ये हमें लिख के दिया है कि इसमें क्लियर लिखा है, इट हैज बीन ब्रॉट टू माय नोटिस दैट योर शॉप falls under MLU commercial road or PSS and you are directed to pay the conversion charges. What does this mean? अगर हमें डायरेक्शन दी जा रही है और हम उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हैं, तो 2019 में आपने ये चार्जेस भर दिए? यस, और 21 में नोटिस आ गया सीलिंग का। 21 के अंदर श्री राजेश गोयल जी डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने हमारा सीलिंग ऑर्डर पास किया सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के दबाव में, क्योंकि एक पिटिशनर ने हाई कोर्ट में कुछ डेटा मैनिपुलेट किया और एमसीडी में प्रेजेंट किया। वो बार बार मैनिपुलेशंस हो रही हैं और उसी मैनिपुलेशंस के ऊपर एमसीडी फोकस नहीं कर पा रही है और वो टारगेट कर रही है किसको, जो 40-40 साल से ट्रेडर्स बैठे हैं यहाँ पे। इसके अंदर देखिए, मैं कोर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अगर डिमांड रेज की गई है और ये लेटर आप दिखा रहे हैं, इसमें वो डीसी हैं एमसीडी की, वो अगर ये रेज कर रही हैं, डिमांड रेज की गई है, तो फिर या तो ये अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने डिमांड कैसे रेज कर दी? रेगुलाइज करने के लिए आपने पैसा मांगा और आपने पैसा दे दिया है। पूरी टीम से पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर आप एक बारी एक व्यापारी से आप ये कह रहे हो कि आप कमर्शियल हो, आप ये चार्जेस पे करो, तो हमने उसके बाद चार्ज पे कर दिया, तो एटलीस्ट उसके बाद यू शुड स्टॉप दिस व्हाटएवर इट्स गोइंग ऑन। आप तो अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप कर रहे हो कि हम व्यापार करें। मेरे इस समय 4 केसेस चल रहे हैं, मैं इसी सारा दिन दिहाड़े यही चलता रहता है कि भाई कोर्ट कचहरी। सर ये केस एक नहीं है, ये ऐसे हजारों केस है चांदनी चौक के अंदर जो कि परेशान है हर कोई। इनके साथ ज़्यादा परेशानी है, हमारे पास भी ऐसे नोटिस आए हुए हैं। और लास्ट वीक एक और मार्केट में एक बिल्डिंग और सील करी है हैदरकुली में, वो इन भाई के परिचित हैं। अच्छा, वो किस बिहाफ पे करी है, क्यों सीलिंग हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी मैसेज आता है, कोई भी आता है तो हमारे अगेंस्ट ही आ रहा है अभी तक। पॉजिटिव कुछ नहीं है। आपकी दुकान भी सील करने आए थे, नोटिस आया हुआ आपको? नोटिस आया हुआ था, सील करने आए थे, सील नहीं करी। हमारी बिल्डिंग में 3 दुकानें सील करी थी, वो आज भी एज इट इज है। अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है कुछ भी, लेकिन हमारे पास जो भी मैसेज आता है वो उल्टे सीधे मैसेज ही आते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है साहब? पारस जैन हैदरकुली यानी कि सामने ही है? सामने ही है, हाँ। ठीक है, तो वहाँ पे बिल्डिंग सील करिए, कब करिए? हो गए 3 दिन हो गए अराउंड 3 डेज। हाँ, 4-5 आतंक जो है चांदनी चौक में मचा हुआ है, धीरे धीरे करके सीलिंग चल रही है। चल रही है। हाँ, इसलिए पूरी टीम आई थी प्रॉपर करके, उन्होंने 10 से 15 मिनट का टाइम दिया होगा, बाकी उसके बाद उन्होंने सबको बाहर निकाला और वो अपने सील करके चले गए। जो देखने वाले हैं वो उनके मन में ये आता है कि भाई सीलिंग ऐसे ही थोड़ी करी होगी, कुछ उसमें अवैध निर्माण हुआ होगा या फिर उसका रेजिडेंशियल का कमर्शियल यूज हुआ होगा, तभी तो किया होगा उन्होंने। बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, अब बनाने से पहले बताते, नोटिस देते, अब उसके बाद अचानक कर देंगे तो कुछ पता लगता है क्या। अच्छा, 3 दिन कितने साल पुरानी होगी? अराउंड होगी 15-20 साल पुरानी तो होगी बिल्डिंग। अच्छा, इसलिए कोई लॉजिक नहीं है सीलिंग करने का ना, कोई सिस्टम नहीं समझ आ रहा। जो मन में आ रहा है वो पकड़ रहे हैं, उसको सील कर रहे हैं, उसको नोटिस भेज रहे हैं। सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, पॉजिटिव कुछ नहीं हो रहा व्यापारियों के लिए। परेशान हर कोई है और सिर्फ चांदनी चौक एरिया को टारगेट किया जा रहा है। अगर आपको बात करनी है अवैध कंस्ट्रक्शन की या मिसयूज की, तो पूरी दिल्ली की बात कीजिए ना। वाई ओनली चांदनी चौक, वाई ओनली कटरा नील एरिया? क्यों एक पिटिशनर? नहीं, कटरा नीली उधर भी कूचा माजरी में नोटिस आया था। एब्सोल्युटली, चांदनी चौक को एक क्यों इस तरीके से पकड़ के किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी एक चांदनी चौक के खिलाफ साजिश है। आपका क्या नाम है जी? मनीष अग्रवाल। आपको क्या नोटिस है, कैसे? सर मेरे को नोटिस नहीं है, बट कभी भी डर लगता है कि कभी भी आ सकता है, क्योंकि हम भी गली घंटेश्वर में बैठे हैं। अच्छा, तो बड़ा बुरा हाल है। मतलब किसी को नोटिस है तो स्टे हो गया, नहीं तो नोटिस है, जिसको नहीं है वो भी इस उसमें जी रहा है। बिल्कुल डरा हुआ है कि कभी भी किसी को भी नोटिस आ जाए। व्यापार करना मुश्किल हो गया हम लोगों का भी,
हम व्यापार करें या मतलब कि डर में जिए। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है जैसे बाकियों को आ रहा है ऐसे आपको भी आ सकता कभी है? भी आ सकता है, हमें भी क्योंकि उम्मीद है से आपका भी सेम केस है? सेम केस है। मतलब पूरा बाजार में एक ही तरीके से वो चल रहे हैं, कोई मतलब पर्टिकुलर किसी की शॉप फिक्स नहीं है कि इस भाई को आएगा या इस भाई को नहीं आएगा। हाँ। कभी भी किसी को भी नोटिस आ जाता है और किसी की भी दुकान सील हो जाती है। क्यों भाई, आपको भी क्या नोटिस है, कैसे है? नहीं जी, अभी अभी नोटिस तो नहीं आया, मगर हमें भी डर है। रात को सोते हैं तो टेंशन रहती है कि भाई कल नोटिस आ जाएगा तो क्या होगा हमारा। हमारी भी चांदनी चौक में 2 बिल्डिंग है। अच्छा, हाँ जी, तो वही आपको लग रहा है कि कहीं ये सील करने ना आ जाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पर क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ कुछ अवैध हुआ हुआ है तभी तो आपके मन में ये डर आता होगा? नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, ये तो सीधा हमारे और भी जो भाई हैं, हाँ। अभी हमें पता चला कि मतलब कोई बात ही नहीं है, सीधा एक दिन आते हैं सील करके चले जाते हैं। अब हमारे मन में भी इसी बात का डर बैठा है कि कब आ जाएंगे, कब सील कर जाएंगे। व्यापार पे ध्यान ही नहीं जा रहा जी। अच्छा, हालांकि देखो एक कहावत ये कही जाती है कि कोई व्यापार ऐसा होता नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत इधर उधर ना हो, तो इस वजह से भी व्यापारी घबराता होगा कि भाई औरों का हो रहा है कहीं मेरा भी ना हो जाए। सब महंगाई इतनी है, हाँ। खर्चे इतने हैं, काम धंधा कर नहीं पा रहे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? टेंशन में जी जी के हम माल मंगा ही नहीं पा रहे। क्यों? स्टॉक मंगाएंगे तो स्टॉक शॉप पे रखेंगे, कल को आके शॉप सील कर गए तो स्टॉक ना रिलीज कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। पीछे वाले का पेमेंट देना है, स्टॉक डेड हो गया, वहाँ कहाँ जाएंगे? इसलिए काम करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। काम करना इतना मुश्किल हो गया इस समय, जिसका कोई भी मतलब कि बता ही नहीं सकते, इतने परेशानी है इस समय। और आपके उसमें कोई अभी तक स्टे ऑर्डर नहीं है आपके केस में तो जो नोटिस आया है सीलिंग स्टे का? ऑर्डर नहीं है, अभी इसके लिए पिटीशन फाइल करनी है, कुछ भी नहीं है अभी। तो हमारे को नोटिस आया हुआ, हमारे को सील करने भी आए थे, लेकिन अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं। हमारी किस्मत अच्छी थी जो सील नहीं हुई, अभी बच गए। लेकिन आगे जो सिचुएशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला है उसके लेके और डर बैठ गया है कि अब आगे और होगा क्या। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ही सारे जो ऑलरेडी स्टे है वो उस पे स्टे खत्म हो रहा है तो स्टे कहाँ से मिलेगा? अब तो फिर ये हो रहा होगा मन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये भी हमारे भाई हैं। आइए जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजीव जैन है जी। आपको भी कोई नोटिस आया है जी? नहीं सर, अभी तक तो कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन घबराहट तो बनी रहती है कब आ जाए कब ना आ जाए। अच्छा, क्योंकि जो मार्केट में हालात चल रहे हैं हाँ। उसमें सब जितने भी व्यापारी हैं सबको घबराहट रहती है। आज एक को आया कल दूसरे को भी आ सकता है, तीसरे को भी आ सकता है, तब कि बिना किसी गलती के 50-60 साल से ये कॉमर्शियल मार्केट है। जो ये लोग ये फैसला सुना रहे हैं वो भी अपने घर के कपड़े खरीदते होंगे तो चांदनी चौक मार्केट में कॉमर्शियल आके ही समझ के ही खरीदते होंगे। जो लोग भी ये फैसला सुना रहे हैं उनको घर में कोई फंक्शन है, उनके घर में कोई शादियाँ हैं तो वो भी अपने कुछ लहंगे खरीदने, साड़ी खरीदने वो चांदनी चौक ही आते हैं। जो लोग ये फैसला सुना रहे हैं वो खुद भी। मतलब ये सोच रहा हूँ आप लोग इस डर में जीते कैसे होंगे? मतलब काम धंधे करते कैसे होंगे? मतलब धंधा कैसे बढ़ाया जाए? सर दिमाग एक्चुअली व्यापारी आजकल वैसे ही परेशान रहता है, व्यापार उस हिसाब से रहे नहीं। उसके बाद ये समस्या एक नहीं आ गई तो दिमाग हमेशा डाइवर्टेड रहता है कि व्यापार को बढ़ाएं, व्यापार को कम करें, व्यापार को बढ़ाएं, व्यापार को कम करें। सारा उधार का धंधा है हमारा। तो कुछ और उसके बाद ये समझ नहीं आता, हमारा कॉमर्शियल रजिस्ट्री हुई हुई है, कॉमर्शियल मीटर लगे हुए हैं, जीएसटी नंबर मिले हुए हैं, हम प्रॉपरली इनकम टैक्स भरते हैं। मतलब कोई तो कमी व्यापारी में हो कि जिससे ये मतलब ये नोटिस आए। 90% से ज़्यादा ये कॉमर्शियल है। जैसे मुझे बताइए, जैसे आपको नोटिस आया, इनको तो नहीं आया, नोटिस आया हुआ है तो आपका जो बिजली का मीटर है वो कमर्शियल है? सर सब कुछ कमर्शियल है सर, हमारे पास रजिस्ट्री कमर्शियल है, बिजली का मीटर कमर्शियल है, जीएसटी सर्टिफिकेट हमारा उसी एड्रेस पे है, वही कमर्शियल है हमारा। सब कुछ कमर्शियल है, परचेज सेल सब कुछ कमर्शियल है हमारा, सब कुछ पक्के का है। रजिस्ट्री भी कमर्शियल की है? सब कुछ सर हमारे पास सब। यहाँ पे चांदनी चौक में काम करना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके बैठना पड़ेंगे। और व्यापारी खुद डरा रहता है कि हम 1% भी गलत काम करेंगे तो हमें डर रहता है कि कोई इनकम टैक्स या एमसीडी या पुलिस कोई भी गलत काम करेंगे तो हम जाएंगे। तो ऑलरेडी मुझे नहीं लगता इस चांदनी चौक के अंदर अगर 95% मार्केट के अंदर शॉप्स हैं तो 90% गारंटेड है सब अपना ओरिजिनल तरीके से सिस्टम से काम करते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप लोग सारा कमर्शियल लेके बैठे हुए हैं। यानी सरकार को, सिस्टम को, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, चाहे वो एमसीडी हो, ये भी अपने आप में सरकार है, सबको ये पता है कि भैया आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और फिर अचानक से एक ये नोटिस आ जाए आपको कि भाई आप जो है रेजिडेंशियल में कमर्शियल कर रहे हैं, तो फिर तो बड़ी अजीब सी बात लगेगी। सर यही तो समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई अब हमें तो ये नहीं पता इसमें एमसीडी है पीछे या दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है या सुप्रीम कोर्ट है या हाई, मतलब हमें तो लगता है कि सभी के यहाँ से नोटिस आ रहे हैं कि कोई क्लियरिटी ही नहीं है कि ताकि अगर हमें को ये पता लगे यहाँ से नोटिस आ रहा है तो हम उसको कम से कम सेटिस्फेक्शन जवाब दे सकें। हमें ये नहीं पता हम सुप्रीम कोर्ट जाएं कि हाई कोर्ट जाएं कि एमसीडी में गुहार लगाएं कि दिल्ली सरकार के पास लगाएं। अब एक व्यापारी के भैया तो है नहीं कि पाँचों सरकार मतलब 5 अथॉरिटीज़ पे जाएगा, समझ में नहीं आ रहा कुछ।
कि क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। भाई बिजली का मीटर कमर्शियल लग रहा है तो ये तो क्लियर ही है ना कमर्शियल काम कर हो रहा सर है जीएसटी वहाँ। नंबर मिले हुए हैं, जीएसटी इनकम नंबर टैक्स भर रहे वो हैं। तो वहाँ पर आए होंगे जीएसटी के अधिकारी बकायदा तभी मिला होगा वो तो। बिल्कुल जीएसटी नंबर मिला हुआ है, उस पर एड्रेस हमारा मेंशन है। जीएसटी नंबर कमर्शियल के लिए तो मिलता है, रेजिडेंशियल के लिए तो कोई जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। जीएसटी भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी सर देखो ना, मतलब एज पर एक लॉ है, लेजिस्लेटिव है, दिल्ली स्पेशल एक्ट ऑफ दिल्ली, स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ दिल्ली, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है। ये कोई ये नहीं है कि ये कोई छोटा सा एमसीडी का लॉ है, ये पूरे दिल्ली के लिए वैलिड है। पूरे पुरानी दिल्ली इसके अंदर पूरा वॉल्ड सिटी कवर्ड होती है कि 2007 फरवरी 2007 से जो बैठा हुआ है वो वैसे ही बैठा रहेगा। और आप सबसे सब कुछ पूछ रहे हैं, आप एक सिंपल सी चीज़ बताइए। मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया कि मैं 99 के डॉक्यूमेंट्स मैंने कोर्ट में लगाए हुए हैं, मैंने एमसीडी को दिए हुए हैं। जब लॉ कह रहा है कि 2007 से पहले आप प्रोटेक्टेड हैं, तो उसके बाद भी, और उसके बाद आपने कन्वर्जन चार्ज भी ले लिया, आप डिक्लेयर्ड नोटिफाइड रोड पे हैं हम, उसके बाद हमसे आप चाहते क्या हो? एक सिंपल लैंग्वेज में जो लेमैन समझ सके आप लिख के दीजिए कि आपको हमें आपसे ये चीज़ चाहिए और ये हम ला के दिए, पैसे ले लिए, पेपर पूरे कर लिए, अब आपको चाहिए क्या? ये तो वही हो गया ना कि सर आप नाम की बात हो गई कि भाई हमें तो पैसे चाहिए। भाई कुछ लोग पैसे दूसरे तरीके से मांगते हैं, ये लीगल तरीके से और आपने तो लीगल तरीके से लेकर भी आपको नोटिस भेज दिया है। एब्सोल्युटली। आप हमारी दुकान है 588 नंबर, हाँ, तो उसके लिए पहले सीलिंग करने आ गए और ज़बरदस्ती सीलिंग करने लगे। अच्छा। और हमने कहा, आपको नोटिस था पहले से? पहले हमने नोटिस था पर हमने स्टे ले रखा था। अच्छा। और स्टे के पूरे डॉक्यूमेंट हमारी दुकान के सामने पूरे लगा रखे। अच्छा, तो आपका वो क्या क्या नाम हो सर? मेरा तिलोक चंद गोयल, अच्छा, ये 588 नंबर बिल्डिंग 588। अच्छा। और पूरा पेपर फोटो के साथ, अब पेपर के साथ सारी चीजें लगा रखी थी, चर्चा। अच्छा, उसके बाद भी वो बोलते कि आप सब बाहर निकलो, हम सील करेंगे। ये वही अगस्त में जब आए थे उस दिन वो है? हाँ हाँ हाँ, जो फर्स्ट हमारी दुकान पे आए थे वो। अच्छा, तो हमने कहा कि आप कानून के आधार पे, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के आधार पे जो कुछ करना है वो कार्रवाई करना, लेकिन अभी जो स्टे मिला हुआ उस पर आप हाथ नहीं लगा सकते। तो बोले आपकी को हम बिल्डिंग को बुक कर दूंगा, मैं हाँ, है नोटिस दूंगा। एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सबका मतलब कंप्लेंटर का भी और एमसीडी का भी, इन दोनों की मिली भगत है। ये लोग पैसे खाते हैं और जब तक ये शांति रखते हैं उस बिल्डिंग की कोई कंप्लेंट नहीं करते जो जिसमें इनको पैसे मिल जाते हैं, और जिनमें पैसे नहीं मिलते हैं उनकी ये कंप्लेंट कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके करते हैं। नहीं बाकी सबको तो मैंने कहा था, लेकिन अगर स्टे ऑर्डर है कोर्ट का तो इस चीज से बढ़कर और क्या चाहिए भाई? उस दुकान की तरफ आप नहीं देखेंगे? हाँ, नहीं देखेंगे। हाँ। तो यही मैंने उनको समझाया कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो हम मानेंगे, लेकिन अभी आप इसके हाथ नहीं लगा सकते हो। हाँ। जब वो इस बात को चिड़चिड़ाते हुए कि हम सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आएंगे, आपका बिल्डिंग बुक कर देंगे, और दोस्तबाजी देके गए। फिर मैंने उनको कहा कि करीब करीब 1.5 लाख दुकानें अपने यहाँ मार्केट में है चांदनी चौक में, जिसमें कम से कम आपके नियम के अनुसार 1 लाख दुकानें अवैध है, जो आप बोल रही है अच्छा, सुप्रीम जो कोर्ट। जो आप पैमाना बना रहे हो उसके आधार पर? सुप्रीम कोर्ट पे। हाँ। तो उस पैमाने के आधार पे आप ये निश्चित करो, क्या 1 लाख लोगों को आप बेरोजगार करोगे या उसकी भविष्य की दूसरी प्लानिंग करो। उस प्लानिंग करके उसके बाद ये सीलिंग के आपको निर्णय लेने चाहिए कि भाई ये 1 लाख लोगों के लिए हम दूसरी व्यवस्था क्या कर रहे हैं। मार्केट का जो भी योजना बनावे, शिफ्टिंग की, इधर रिकंस्ट्रक्शन की, वो बनानी चाहिए। उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर मान लो अनलीगल रूप से आप व्यापार को बंद कर दो, तो इतने आदमी जो 1 लाख व्यापारियों के साथ कम से कम 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं, परिवार, उनका क्या होगा? और कोई भी काम नियम से करो नहीं आप। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि व्यापारियों का भविष्य भी उज्जवल हो और दिल्ली का मार्केट का भी भविष्य उज्जवल हो और सारी समस्याएं भी हल हो। अंकल जी मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता लीगल इलीगल क्या है, लेकिन अगर इतने सालों से कुछ चल रहा है आज 40 तो साल किसी ने तो चलवाया है ना वो। 40 साल से दुकानें चल रही है। हाँ। और जो दुकानें यहाँ बनी हुई है, हाँ। वो सारे पहले रेजिडेंसी थे, अगर हकीकत पूछो तो। हाँ, हाँ, लेकिन अब वो सब कॉमर्शियल में हो गए और रेजिडेंस का ज्यादा से ज्यादा 1-1.5% लोग रह रहे हैं। हाँ। फिर 1-1.5% लोगों के खातर पूरे मार्केटों को बंद करना, और उचित भी समझे तो भविष्य की इनकी योजना बनाए व्यापारियों की, हाँ। और उस अनुसार काम करे। ये तो क्या करते हैं कि जो कंप्लेंटर होते हैं नहीं, और जो ये एमसीडी वाले होते हैं, एक दूसरे से पैसे खाते हैं, उन बिल्डिंगों को छोड़ देते हैं, और बाकी जिन बिल्डिंगों से पैसे नहीं मिलते हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप बताइए सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सतीश कुमार मित्तल है। हाँ जी। यहाँ पर जो भी ये कार्रवाइयाँ हो रही है, रोज़ नई तरीके से कार्रवाई हो रही है, सब लोग परेशान है इससे। आम जीवन अस्त हुआ पड़ा है लोगों का, व्यापार माल नहीं मार के, सीजन का टाइम है, व्यापारी नहीं कर पा रहे, सोच रहे हैं कब सीलिंग हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा। इस चीज़ से कोई राहत ही नहीं मिल पा रही। जिससे बात करते हैं वो अपनी राग नापता है, एमसीडी ऑफिस जाते हैं वो सुनते नहीं।
सब पे गाज गिरी हुई है, व्यापारिक वर्ग बहुत परेशान है इस टाइम। अच्छा जी, मैं एक बात बताऊँ वैसे आपको, जो दर्शक अभी देख रहे हैं ना, वो लोग जो है देखकर ये ज़रूर कहते हैं कि जो पार्टी इस समय सत्ता में है वो माना जाता है कि आप लोग की हितैषी है और आप लोग उसी के सपोर्टर हैं। मैं कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस समय भी आप इतने परेशान होंगे तो फिर लोग कहेंगे भाई फिर क्या फ़ायदा किसी पार्टी के आप सपोर्टर हो जाएं, या किसी बात माना जाए कि ये लोग उस पार्टी के समर्थक हैं या ये पार्टी उन लोगों की समर्थक होती है। हम तो भाई साहब जनसंघ के टाइम से ही इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से। हाँ। ये समझो कि हम तो 60 साल, हमारी उम्र भी 60 साल 65 साल की है, लेकिन हम तो बचपन से ही हमारे पिताजी, हमारे घर परिवार सब आरएसएस से जुड़ा हुआ है। हाँ। और ये समझो कि इतनी परेशानी महसूस कर रहा है आम आदमी और हम लोग, जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता जिसके बारे में। इससे हमें राहत मिलनी चाहिए और जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण होना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये जो बात मैंने आपको कही ना, जैसे हम झुग्गी या फिर निचले तबके के इलाके में जाते हैं तो वहाँ हम ये बात करते हैं कि भाई माना जाता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इनकी सपोर्टर है या ये जो लोग हैं ये इनके सपोर्टर हैं। तो अगर उनको दिक्कत आ रही है तो हम ये कहते हैं भाई अगर तुम्हें इनके राज में भी दिक्कत आ गई तो भाई इस पार्टी के सपोर्टर होने का क्या फ़ायदा। ऐसी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे में तो मोदी सरकार को ये चाहिए वो आगे बढ़कर इस काम का जो भी दिक्कतें हैं, इसकी समस्या का निवारण, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से भी है, इसका निवारण होना चाहिए और सबको राहत मिलनी चाहिए। जो आदमी जो व्यापार कर रहा है शांतिपूर्ण कर सके, क्योंकि व्यापारी के साथ बहुत से व्यापारी कर्मचारी लोग जुड़े हुए हैं। हर आदमी एक दुकान से कम से 20 आदमी और जुड़े हुए हैं जिनके परिवार चल रहे हैं। तो अगर इस पे गाज गिरेगी तो ये समझो कि लोगों का हाल और जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, व्यापारी वर्ग वो होता है जो सत्ताधारी अभी मौजूदा सत्ताधारी पार्टी जो है उसको नोट और वोट, नोट में मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा हूँ, फंडिंग और ये सब देना ये व्यापारी देता है और वोट भी देता है। और इसके राज में भी आप लोग इतने परेशान अगर हुए तो फिर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, इसमें करना चाहिए, देखो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट भी तो आगे आके कहे कि कोर्ट में कि भाई ये लीगल है, ये इतने टाइम से बैठे हुए हैं तो इनका कुछ करो आप। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, देखो मैं तो ये चीज़ मानता हूँ कि अगर सरकार कोर्ट में ये अड़ जाए इस बात पर कि नहीं भाई हम इस पर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, कानून लेके आ रहे हैं, आप अभी रुक जाइए, तो फिर कोर्ट जो है, सरकार अगर ये कह रही है तो कोर्ट सरकार को समय देता है। सरकार को इसमें ऐसा अध्यादेश लाना चाहिए जिसमें सबका निवारण हो, सबकी समस्याओं का निवारण हो जाए। सरकार चाहे तो आज भी अपने संसद में विशेष सत्र बुला के इस पर अध्यादेश ला सकती है और राष्ट्रपति इसमें माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से इंटरफेयर करके इसको काम को आगे मतलब सुलझा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे आखिरी में? सर बस यही कहेंगे भाई इस चीज़ से निजात दिलाओ सर, परेशान हो रहे पड़े हैं सब लोग। काम वैसे ही अभी डाउन है, काम है ही नहीं सर, सीजन का टाइम है, बिल्कुल पीक सीजन टाइम होता है इस टाइम। मार्केट आप देखो, आप आए कुछ दिखा आपको, मार्केट सारी खाली पड़ी है मार्केट है। ये क्या जीएसटी की वजह से, जीएसटी बढ़ा है उसकी वजह से है कि इसकी वही वजह से, डर के माहौल से। डर के माहौल से व्यापारी जो है कोई सीलिंग ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, व्यापारी डरा पड़ा है। उधर चारों तरफ बरसात, ये सब दिक्कतें चल रही है, ये भी है ना प्रॉब्लम। चारों तरफ बरसातें हुई हैं, इतने बादल फटे हैं, सबका भी इफेक्ट आ रहा है व्यापार पे, सब चीज़ का इफेक्ट है। जीएसटी के वजह से कोई काम में वो नहीं है। माल कस्टमर आता है, माल क्या माल मंगवाए, वो वाला रेडीमेड नहीं होगा, आपका दूसरा वाला काम होगा। दूसरा वाला काम है, मगर कस्टमर के लिए माल क्या मंगवाए, डर रहता है भाई आज वो बिल्डिंग सील हो गई, कल तुम्हारा नंबर ना आ जाए। बिना बताए तो आते हैं ना, ऐसे नहीं कि बता के आ रहे हैं कि सर हम आ रहे हैं आपके यहाँ, तो कितना स्टॉक भर ले। वो तो अचानक से आ जाते हैं, वो तो आएंगे, शटर पे लगाएंगे ताला, किसको, हमारे घर में तो कोई माल बन नहीं रहा, सब पीछे से आता है, उनकी पेमेंट रेडी हो जाएंगी, काम है। ये जो डर का ये बता रहे हैं ना, इसी वजह से 1 साल से हमने अपनी दुकान खाली करके रेंटेड शॉप में रह रहे हैं, वहाँ से व्यापार कर रहे हैं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि किस समय आके सीलिंग ना कर दे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। तो जी 2 अहम बातें निकल के आई, व्यापारी के मन की बात तो आई गई, 2 अहम बात निकल के आई। एक तो भाई ऐसे केस भी हैं जहाँ पर एमसीडी ने कन्वर्जन चार्ज ले लिया, चार्जेस ले लिए और उसके बाद जो है सीलिंग का नोटिस भिजवा दिया। अभी स्टे ऑर्डर है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 31 दिसंबर के बाद में वो सारे स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएंगे। तो मन में चिंता है आगे क्या होगा। दूसरा, जिनको स्टे ऑर्डर मिला हुआ है उनको भी जो है बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी दुकान बचाई है यहाँ पर, कि सीलिंग करने यहाँ पर आ गए थे। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और देखिए, अंत में वही बात कहूँगा, हम सब जानते हैं चांदनी चौक पूरा जो है ना कमर्शियल है, तो हम कमर्शियल के उसमें ये सोचें कि यहाँ पर रेजिडेंशियल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक सामंजस्य बनना चाहिए ज़रूर। जो मार्केट एसोसिएशन है और जो ट्रेडर एसोसिएशन है वो आपस में बात करके एक रास्ता निकाले, ताकि दोनों का ही को एग्जिस्टेंस, यानी दोनों साथ साथ रह सकें, काम धंधे भी हों, लोग आराम से रह भी सकें। ये जो विवाद हो रहे हैं ना, इसकी वजह से ही ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि विवाद हो रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। अब कोर्ट के सामने आप जाएंगे, कहेंगे ऐसा हो रहा है,
तो कोर्ट तो ऐसा आदेश दे ही देगा, क्योंकि कोर्ट तो ये कहेगा हाँ कानून क्या कहता है, कानून तो जो है आपको दिखाई दे जाएगा ये कि भाई ये हो रहा है। लेकिन सालों से जो चीज़ हो रही होती है उसको आप कानूनी गैर कानूनी के तराजू में इतनी आसानी से नहीं तोल सकते हैं। ये मेरी निजी राय है। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो उसका अपना सम्मान अपनी जगह पर है, सम्मान है सुप्रीम कोर्ट की बात का। लेकिन जो बात मेरे मन की है, व्यापारी से बात करके जो निकल के आई है वो ये है। चांदनी चौक से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।